वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सिविक्स का, दैट इज फेडरलिज्म। हमने अपने पहले चैप्टर में देखा पावर शेयरिंग के बारे में, जिसमें किस तरीके से पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिवीजन और पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिवीजन। जब हम बात करेंगे पावर शेयरिंग के वर्टिकल डिवीजन में, तो हम उसमें देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें कंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे मिलिट्री है, रेलवे है और बैंकिंग है, क्योंकि इसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती, इसलिए हम इसको रखते हैं सेंट्रल लॉज में। इसको हमने यूनियन लिस्ट में रखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम स्टेट के लॉज को लेकर के, जिसमें एजुकेशन है, अडॉप्शन है, मैरिज है। देन थर्ड लेवल जो है हमारा, ये बहुत ही कम कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स। देन हम देखते हैं कि किस तरीके के फेडरेशंस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। अब जानते हैं दो तरीके के फेडरेशन होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें कि एग्जांपल है हमारे यूएसए और स्विट्जरलैंड। क्या है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इसमें हम ये जानते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट्स मिलकर के एक कंट्री को बनाते हैं। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 50 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब 50 स्टेट्स मिलकर के एक कंट्री बना हुआ है। सेम यही प्रोसेस स्विट्जरलैंड में। बट अब हम समझते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि इंडिया और बेल्जियम में है। जैसे कि हमने इंडिया में देखा हुआ है कि जो इंडिया का डिवीजन है वो स्टेट्स में है। स्टेट्स के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है कि वो उस कंट्री को छोड़ करके अपने आप को एक ऑटोनोमस कंट्री डिक्लेयर कर सके। देन नेक्स्ट हम समझते हैं कि ईच लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसके पास अपनी डिफाइंड पावर्स होती हैं। जैसे कि अमेरिका में देखेंगे हम कि वहां पर हर स्टेट के पास अपनी पावर है और उनके अपने लॉज हैं। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर एक डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर देखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है, वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को क्वेश कर सकती है और उसको अमलगेट कर सकती है पूरे के पूरे कंट्री के पार्ट में। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए पावर्स डिवाइडेड है। और इसके लिए 3 लिस्ट हैं। वो जो 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। अब हम ये देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, रेलवे है एंड एक्सेट्रा। टोटल 100 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें यूनियन लॉ बना सकती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं स्टेट लिस्ट। इसमें है हमारा ट्रेड, पुलिस, इरिगेशन एंड एक्सेट्रा। एंड ओवरऑल 61 सब्जेक्ट्स है जिन पे स्टेट लॉज बना सकते हैं। अगला देखते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बट अगर किसी भी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ या स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ में कोई भी टसल होता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो वैलिड होगा। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। एजुकेशन दोनों ही लॉ बना सकते हैं, फॉरेस्ट एंड मैरिज। एंड ओवरऑल इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉज को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं रेसिड्यूरी पावर। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और रेसिड्यूरी पावर में हम उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनको की कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हमारा एग्जांपल है साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रेसिड्यूरी पावर व्हिच आर द डिफाइंड अंडर द रेसिड्यूरी पावर। दीज आर द सब्जेक्ट्स। चैप्टर हम देख रहे हैं फेडरलिज्म, उसका एक सब टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने के 101% चांसेस है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मींस अ डिवीजन ऑफ पावर टू द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जिसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है कि इलेक्शंस का रेगुलर होना। रेगुलर इलेक्शंस आर मैंडेटरी। अगर हमें पावर को सही से डिसेंट्रलाइज करना है तो हमें सबसे पहले इलेक्शंस का रेगुलर होना मैंडेटरी होना चाहिए। इसके बाद सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी। जो सीट्स हो वो रिजर्व हो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स। ये हमने 1992 में जो पंचायती राज चेंजेस लेकर के आए और जिससे पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिला। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेस इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है पंचायत के इलेक्शन में
वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा होता है, या पूरा पूरा रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इन चुनाव को कंडक्ट कराता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। हम बात करें अगर रूरल लेवल की गवर्नमेंट की, तो वहां पर जो सबसे बेसिक लेवल पे होता है कि 4 से 5 गांव जो होते हैं वो मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, और जो लोग भी गांव के वैलिडेटेड लोग जो कि 18 साल के होते हैं और वोट देते हैं, वो सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है चुन करके आता है उसको ग्राम प्रधान कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं वो मिल करके ब्लॉक समिति बनाती है। ब्लॉक समिति में हमारे ब्लॉक प्रमुख बैठते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जिला परिषद। जो जिला परिषद है इसके जो भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। जब भी आपके स्टेट में पंचायत के चुनाव होंगे तो ये तीनों के कैंडिडेट का जो वोटिंग होगा वो एक ही टाइम पे होगा। अगला देखते हैं हम अर्बन डिवीजन, कि अर्बन जो एरियाज हैं उनमें किस तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर हम बात करें टाउन्स का, तो वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होती है जिसे हिंदी में नगर पालिका कहा जाता है, वही वहां का मैनेजमेंट देखती है, और उसका जो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। अगला देखते हैं सिटीज। सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे कि कानपुर है, और इसका जो हेड होता है वो मेयर होती है, जैसे कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे जी है। जैसे कि देख रहे हैं फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस। हमने देखा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स थे उनमें जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑल ओवर द जो भी पार्टी थी वो हम ऑल ऑफ द स्टेट्स में हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब धीरे धीरे आफ्टर 10 इयर्स 1954 के अराउंड पहली बार तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट थी जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और मोस्ट ऑफ द स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया। कैसे कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना। आगे देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया और कुछ रीजनल पार्टीज बन करके आई। तो जब वो रीजनल पार्टीज बन करके आई तो जो एक पार्टी सिर्फ सेंट्रल में हुआ करती थी उसकी डोमिनेंस, उसकी पावर कम हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक नया फॉर्मूला का इजाद हुआ और वो था कोएलिशन गवर्नमेंट। फिर इसके बाद अलग अलग पार्टीज में अलायंस बनते और वो अलायंस मिल करके चुनाव लड़ते, जिसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ, ना कि कमजोर हुआ। जहां पर पहले पूरा कंट्रोल यूनिटरी के पास हुआ करता था, क्योंकि उन स्टेट की रीजनल पार्टीज की हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनती थी, जो कि दिल्ली में जहां पे हमारी पार्लियामेंट है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिवीजन ऑफ पावर था वो डाइल्यूट हुआ और स्टेट्स को भी पावर मिलनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जो स्टेट में रीजनल पार्टी है उसके सपोर्ट से सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती थी। आगे देखते, तीसरा पॉइंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंप्रूव। आपने देखा कि जब एक दूसरे की नीड से गवर्नमेंट बन रही है तो बट ऑब्वियस है कि उनके रिलेशंस अच्छे होंगे और बेसिक लेवल पे भी डेवलपमेंट पहुंचेगा। अगला पॉइंट, सम स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजन। कुछ स्टेट्स थे जो कि ज्योग्राफी वाइज बैकवर्ड थे और जिनमें की लिंग्विस्टिक डाइवर्जन बहुत ज्यादा था, तो कुछ स्टेट्स को इस बेसिस पर भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया। जैसे कि हमने अभी देखा कुछ दिन पहले कि 370 जो आर्टिकल था वो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, उसका 31A पार्ट को डिलीट कर दिया गया, बाकी अभी भी उसका स्पेशल स्टेटस उसके पास है। और कुछ स्टेट्स और भी है नॉर्थ ईस्ट के, अगर हम देखें, और आंध्रा का कुछ रीजन, छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन, जहां पर उन्हें स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्डनेस। सो हमने देखा कि किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशंस पहले बहुत ही वर्स लेवल से इंप्रूव होते क्योंकि वहां पर एक दूसरे की नीड से गवर्नमेंट बनने लगी। तो हमने ये देखा कि सेंटर स्टेट रिलेशन किस लिए, कैसे इन्होंने पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया और फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को मजबूत किया। सो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस, और इंडिया के सभी स्टेट में डिफरेंट मोस्टली लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करा कि नो नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब हमारे लीडर्स ने ट्राई किया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए तो हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स थे उन्होंने इसका अपोज किया
और उस अपोज से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला निकाला कि हम इंग्लिश को जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज बना देते हैं। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी डोमिनेंस बेल्ट है और साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयालम जो हमारी द्रविडियन लैंग्वेजेस है उनका डोमिनेंस है, और इन दोनों को अगर मैच बिठाना है तो जो इंग्लिश है वो कॉमन लैंग्वेज है। इसके बाद हमारी कंट्री की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस डिक्लेयर्ड हैं जिनमें कि हम कोई भी ऑफिशियल एग्जाम्स देते हैं। अगला लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, देखिए ब्यूटी देखिए आप कि हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर लोगों के डायलेक्ट्स बदल जाते हैं और स्टेट पार करिए तो लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन स्टिल वी आर यूनाइटेड और हम उस फेडरल स्ट्रक्चर को तो मेंटेन रखते ही हैं, उसके साथ साथ हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। सो हमारा ये चैप्टर था हमारा फेडरलिज्म, वो एंड होता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुके हैं। बी सीरियस, इस वीडियो को आप देखिए, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफिक नोट्स दिए हुए हैं, सिंपल एक कलरफुल नोट है, आप जहां पर भी स्टडी करते हैं उसको पेस्ट कर लीजिए और 2 से 3 मिनट उसको रिवाइज करिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपके ब्रेन स्टॉर्म हो जाएगा, आपको एकदम रिवाइज हो जाएगा। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे।